हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 की क्या है, यूनिट नंबर 9 है। यहाँ पर क्या है, जो एनवायरनमेंट है इसका सिलेबस डायनेमिक है। इसमें क्या है, स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है और ये क्या है, यहाँ पर स्कोर कर पाना चैलेंजिंग रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है और किन टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं, ये सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है और ये वीडियो में क्या है, उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर आगे चलने से पहले यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूछा जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इम्पोर्टेंट है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने थे, कब ये अपनाए गए और कब तक इनका टारगेट है, ये सब हम आगे चल के देखेंगे। देन यहाँ पर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, मानव और पर्यावरण का संबंध। यहाँ पर मानव के द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। यहाँ पर एनवायरनमेंट इशूज़, पर्यावरण में क्या क्या मुद्दे हैं, लोकल लेवल पर, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर, जैसे एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण एंड वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, और यहाँ वेस्ट की बात की गई है और क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ पर। देन इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, पोल्यूटेंट्स का मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखेंगे। और यहाँ एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सॉइल, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर और फॉरेस्ट, ये सब देखेंगे कि सौर ऊर्जा क्या है, वायु ऊर्जा क्या है और कैसे कैसे यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं। देन नेचुरल हैजार्ड की बात की गई है और डिजास्टर की, और इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर साल। यहाँ पर क्या है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात की गई है और जो एक्ट है 1972 वाला, और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यहाँ से क्वेश्चन लगते हैं हर बारी। और एग्रीमेंट की बात की जाए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट में क्या हुआ था, सीबीडी क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर एनालाइज किया जाए क्वेश्चंस का, तो पिछले 2-3 साल में इन टॉपिक्स 7 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें क्वेश्चन डे से पूछा जाता है हर बारी। 4 डे दे दिए और उनके सामने फिर डे के सामने कि कौन सा डे कब पड़ता है, तारीख दे दी, और उनको मैच करने के लिए फिर बोला जाता है, स्टेटमेंट दे दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेटलैंड डे, एनवायरनमेंट डे, ओजोन डे, ये दे दिया आपको। वेटलैंड डे कब है, 2 फेब को है। एनवायरनमेंट डे कब है, 5 जून को है। और ओजोन डे कब है, 16 सितंबर को। इस तरह से आपको डे दे दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन डे से जरूर आएगा, तो ये आप ध्यान रखना। देन फूड चेन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फूड चेन में क्या है, आपको यहाँ पर ग्रास दे दिया जाएगा, फिर कैटरपिलर दे दिया जाएगा, लिजार्ड दे दी जाएगी, ये घास दे दी, एक कीड़ा होता है मतलब कैटरपिलर, यहाँ पर फिर लिजार्ड दे दी, और यहाँ पर फिर क्या है, उसके बाद हॉक दे दिया। हॉक क्या होता है, ये बाज होता है, ईगल बोलते हैं इसको। तो इनको क्रम में लगाना है, फिर स्टेटमेंट दे दी जाएगी। पहले घास आएगी, घास को कौन खाता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर को कौन खाती है, छिपकली, छिपकली को कौन खाता है, बाज। तो आपको इस तरह से लगाने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से लगता ही है, या फूड चेन से या फिर एनर्जी पिरामिड से। पिरामिड भी हम पढ़ाएंगे आपको। 10% रूल क्या होता है, ये अभी 6 महीने पहले, 6 नहीं, ये मार्च में जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था। एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी पूछ ली जाती हैं एनवायरनमेंट में कि कौन सी लेयर्स, इनका क्रम। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है।
कोप की मीटिंग, ये पूछा जाता है कि कौन सी मीटिंग कब हुई, 4 मीटिंग दे दिया जाएगा, फिर क्रम पूछ लिया जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल एग्रीमेंट से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर पोल्यूशन से भी एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो वेस्ट से पूछा जाए या फिर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कोई सा भी पोल्यूशन हो, एक क्वेश्चन पोल्यूशन से भी जरूर आता है। तो यहाँ पर हम पोल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लॉन्ग मतलब काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्रीमेंट तक ही डिस्कस करेंगे। पोल्यूशन इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, आप उसको रीड आउट भी करके जा सकते हो। तो यहाँ पर 4 से 5 नंबर का ये डिस्कशन रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले स्टार्टिंग हम डेज से करते हैं। जो एनवायरमेंट पर्यावरण के इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 जून की बात की जाए, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय पक्षी दिवस। देन उसके बाद 8 जनवरी की बात की जाए, 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जनवरी को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे। ये क्या है? पृथ्वी घूर्णन दिवस बोलते हैं इसको। इसको क्यों मनाया जाता है? देखिए, इस दिन क्या है, 8 जनवरी को जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उनका नाम है लियोन फोकोल्ट। लियोन फोकोल्ट का जन्मदिन होता है कब? 8 जनवरी को। और उन्होंने ही पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो इसीलिए उनके जन्म दिवस पर ही 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अर्थ रोटेशन डे, पृथ्वी घूर्णन दिवस। देन 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक डे। यहाँ पर जो नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन है, एक मैगजीन आती है, उसको काफ़ी टाइम हो गया, 100 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो उसको बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। एंड 28 फरवरी को, ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, वो सब हम आगे चल के देखेंगे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। जो सीवी रमन थे, उन्होंने क्या है, रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन इफेक्ट, और इसके लिए इन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार भी मिला था फिजिक्स में। तो उस दिन रमन इफेक्ट मतलब सीवी रमन की याद में क्या है, ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ये दिन याद रखना, 5 जनवरी नेशनल बर्ड डे, 8 जनवरी अर्थ रोटेशन डे, 27 जनवरी नेशनल ज्योग्राफिक डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे और 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, यहाँ पर हिंदी में भी आपको बता देते हैं कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ये जो नदियाँ हैं उनको कैसे संरक्षित रखा जाए, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है विश्व लेवल पर। और 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। ये क्या है, पर जो हमारे वन हैं उनकी देखभाल के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देन इसके बाद 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व पानी दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन आप अपने जहन में रखना, क्योंकि यहाँ से क्या है, कोई सा भी लग सकता है। कभी ओजोन डे पूछ लिया जाता है, कभी आपको वाटर डे पूछ लेगा, कभी आपको वेटलैंड डे, कभी फिर वाइल्ड लाइफ डे। तो इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे और मैच द फॉलोइंग करके पूछ लिए जाते हैं। देन आगे चलते हैं। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और 19 मई को नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। यहाँ पर जो विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उनको संरक्षित रखने के लिए विलुप्त प्राय प्रजातियों को, ये कब मनाया जाता है? देखिए, जो 2023 का है ये 19 मई को मनाया गया है। अब ऐसा नहीं है हर बार 19 मई को मनाया जाएगा। ये क्या मनाया जाता है, जो मई महीने का तीसरा शुक्रवार होता है उस दिन मनाया जाता है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। तो आपसे क्या है, 2023 के ही पूछने के चांसेस हैं, तो अगर पूछे गए तो 19 में लगा देना।
22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जैव विविधता के लिए मनाया जाता है। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे, कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। और 5 जून को, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये हमें हर बार पूछा जाता है, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब एनवायरनमेंट डे तो पूछेंगे नहीं, सबको ही पता है अगर किसी ने थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट पढ़ के गया है, लेकिन इसकी जो थीम है 2023 की थीम, वो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस बार की थीम आपको याद रखनी है, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक कंट्रोल या प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, की प्लास्टिक के पोल्यूशन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये इस बार की थीम रही है, आप लिख सकते हो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान 2023 की थीम है। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। 15 जून को ये महासागर, जो सागर है हमारे, उनको उनकी देखभाल के लिए कि उनमें क्या है, जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोका जाए, और जो ये ऑयल स्पिल हो जाता है, इन सब जो प्रदूषण को कम करने के लिए वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, सूखा और मरुस्थलीय, देखिए मरुस्थल जमीन बन जाती है, बंजर भूमि, तो इसको रोकने के लिए ये 17 जून मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, ये उष्णकटिबंधीय विश्व लेवल पर मनाया जाता है उष्णकटिबंधीय दिवस। अब ये उष्णकटिबंधीय क्या होता है, देखिए 0 डिग्री हमारी क्या है, विषुवत रेखा होती है। 23.5 अगर नॉर्थ की बात की जाए तो ये क्या है, कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 साउथ की बात की जाए तो ये क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, मतलब गर्मी इस एरिया में ज़्यादा होती है। आप देख रहे होगे इस टाइम दिल्ली, आगरा, ये जितने भी साउथ के MP, ये जितने भी स्टेट हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी क्योंकि ये ट्रॉपिक्स वाले रीजन में पड़ते हैं। और यहाँ गर्मी क्यों होगी, सूर्य की किरणें इस टाइम सीधी यहीं पर पड़ती हैं, तो इस रीजन में गर्मी है। तो 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जाता है, पेपर के बैग का यूज़ करने को बढ़ावा देने के लिए। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, मतलब जो नेचर है, प्रकृति है, उसको रख रखाव कैसे किए जाए उसके लिए। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, ये बाघ दिवस मनाया जाता है कब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 जुलाई को। देन 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, यहाँ पर शेर दिवस मनाया जाता है विश्व लेवल पर। वो क्या था, लायन था। यहाँ लायन 10 अगस्त को मनाया जाता है और वो जुलाई में मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। दोनों में अंतर है, ये बाघ होता है, वो शेर होता है। 29 जुलाई और 10 अगस्त याद रखना। 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। बायोफ्यूल क्या होता है, जैव ईंधन, तो जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है, मच्छरों के लिए दिवस। 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, यहाँ पर शहीद दिवस मनाते हैं, जो फॉरेस्ट की जंगलों को बचाने के लिए लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में। और किस दिन, मतलब 11 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो जोधपुर है, जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में, वहाँ पर जो खेजड़ी के पेड़ थे, खेजड़ी के पेड़, उनको बचाने के लिए बिश्नोई ट्राइब ने क्या है, अपनी जान की आहुति दे दी थी। तो उनकी याद में ही 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो दिवस, जो गेंडा होता है, गेंडा दिवस। और 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है। और जो अक्टूबर का पहला सोमवार होता है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ये थे इम्पोर्टेंट डेज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट।
तो ये एक बार आप इनको ध्यान से देखना, पढ़ना और याद करने की कोशिश करना, और एग्जाम में कुछ आए तो एक क्वेश्चन आप अपना यहाँ पक्का कर लीजिए। चलते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए फूड चेन और फूड वेब से क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा इसका, और इकोलॉजिकल पिरामिड से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है एक तो इसका क्या है, देखिए ये किसके अंतर्गत आता है, जो इकोसिस्टम है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इस ये कैसे फंक्शन करता है, मतलब कैसे कार्य करता है, उसके अंडर में ये आता है। तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, या इसको इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो ये दो तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है। इसके अंतर्गत हम फूड चेन जो कि खाद्य श्रृंखला है वो देखेंगे, खाद्य श्रृंखला, और फूड वेब देखेंगे, खाद्य जाल क्या होता है, एंड इसके बाद हम क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे, पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो ये सब हम यहाँ पर बस ये पार्ट देखेंगे, जो हमारा एनर्जी फ्लो है, ऊर्जा प्रवाह है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ेंगे नहीं हम यहाँ पर गैसीय साइकिल क्या है, या सेडिमेंट्री साइकिल क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, सिर्फ जो काम की चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो में हम पहले फूड चेन पे चलते हैं कि फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, एक श्रृंखला से ही पता लग रहा है, या चेन से ही पता लग रहा है कि एक चेन होगी जो कि एक दूसरे से बंधी होगी। इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, वो एक दूसरे को कैसे डिपेंड होते हैं, कैसे खाते हैं, मतलब उनकी खाने की चेन कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन बता देते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, या डेट्रेटस फूड चेन है, मतलब जो कूड़े कबाड़े से खाना बनाते हैं, ये दोनों हम डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये घास है, सिंपल शब्दों में बताते हैं, घास को कौन खाता है, कैटरपिलर खाता है। ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा होता है वो, उसको कैटरपिलर बोलते हैं। आप गूगल करोगे आपको चित्र दिखाई दे जाएगा। तो एक कीड़ा होता है कैटरपिलर, और कैटरपिलर को कौन खाती है, लिजर्ड, छिपकली खाती है, और छिपकली को कौन खाता है, स्नेक खाता है, और स्नेक को भी कौन खाता है, बाज खाता है, होक या ईगल भी बोल सकते। तो एक चैन बनती चली गई, चैन बन गई। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया जाएगा, ये 4-5 नाम दे दिए जाएंगे और इनको सही क्रम में लगाना है, इस तरह से दे दिया जाता है। जैसे ये भी देख लेते हैं, लिटर है, मतलब कूड़ा कबाड़ा है, कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। अब यहाँ पर अर्थवोम है, अर्थवोम क्या होता है, केंचुआ, केंचुआ कहाँ मिलता है, कूड़े कबाड़े से ही अपना खाना बनाता है। देन इसको कौन, केंचुए कौन खाता है, मुर्गी मुर्गे खाते हैं, मुर्गी मुर्गे। तो और मुर्गी मुर्गों कौन खाता है, हॉक खाता है, मतलब बाज खाता है। या चिकन के बाद यहाँ पर इंसान को भी लिख दिया, जो चिकन वगैरह खाते हैं, तो ह्यूमन भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है यही क्रम है, कुछ और भी नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको सही क्रम लगाना है, बस ये क्वेश्चन आपको बनेगा। और अगर सी में देखा जाए, समुद्र में, तो वो कैसे होता है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं। नाम पे मत जाना, नाम कभी टफ की वजह से। जो समुद्र के पेड़ पौधे होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, और जूप्लैंक्टन जो जीव होते हैं उनको जूप्लैंक्टन बोलते हैं। छोटे छोटे जीवों को कौन खाती है, मछली खाती है, और मछली को कौन खाता है, पेलिकन, जो बगुला वगैरह होते हैं वो खाते हैं। तो ये सही क्रम है, क्लियर। ये फूड चेन था। फूड वेब की बात की जाए, देखिए फूड चेन में क्या है, सिंपल एक लाइन चलती जा रही है, लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज को 2-3 लोग भी खा सकते हैं। जैसे देखिए घास को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर मतलब एक ये भी कीट होता है। अब घास को रैबिट भी खा सकता है, घास को चूहा भी खा सकता है। अब ग्रास ऊपर को छिपकली भी खा सकती है, और आपका बाज भी खा सकता है, या चूहे को बाज भी खा सकता है, या
ये स्नेक भी खा सकता है, सर्प खा सकता है, मतलब जो सांप होता है वो खा सकता है। तो यहाँ पर फूड वेब में क्या है कि जाल बन जाता है, पूरा ये जाल की तरह बन गया, इसमें कोई श्रृंखला नहीं है। यहाँ पर क्या है, श्रृंखलाओं का भंडार है, एक पर 2-3 भी डिपेंड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बना हुआ होता है, ये इसको बोलते हैं फूड वेब, मतलब खाद्य जाल बोला जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। आपने पिरामिड का शेप देखा होगा 3D में, ये 2D है, 3D में देखना पिरामिड किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे, पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं। 3 कैटेगरी हैं यहाँ पर, तीनों कैटेगरी डिस्कस करेंगे। कैटेगरी 1, 2 और 3। पहली बेस होगी किस पर, नंबर पर, नंबर मतलब संख्या पर। फिर डिपेंड होगी बायोमास पर, मतलब कितना उनमें भार है। पहले यहाँ पर गिनती होगी, फिर भार होगा, फिर एनर्जी के बेस पर, मतलब कितनी एनर्जी, मतलब ऊर्जा के बेस पर। तो ये तीनों हम देखेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड में पहला नंबर आता है, मतलब पिरामिड ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हम संख्या के बेस पर देखेंगे। देखिए संख्या के बेस पर और बायोमास जो है इनके बेस पर, क्या है, मास के बेस पर, बायोमास के बेस पर। यहाँ पर 2-2 कैटेगरी में देखा जाता है। यहाँ पर क्या है, एक ऊपर की तरफ चलेगा पिरामिड, एक नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। वो अभी नेक्स्ट डायग्राम में दिखा देते हैं। प्रोड्यूसर को बोला जाता है उत्पादक। यहाँ पर घास क्या है, घास जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से उगती है। यहाँ पर फिर घास को कौन खाता है, हर्बीवोर्स, जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी, वो खाते हैं। अब देखिए घास बहुत सारी है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो घास बहुत सारी। फिर शाकाहारी जीव घास के मुकाबले कम है। फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, जो छोटे छोटे शाकाहारियों को खाने वाले होते हैं, मतलब ये मांसाहारी बोला जाता है इनको, मांसाहारी। तो प्राइमरी लेवल के छोटे छोटे मांसाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शाकाहारियों को खाते हैं। फिर मांसाहारी को बड़े वाले मांसाहारी खाते हैं, सेकेंडरी लेवल के। और फिर टॉप कार्निवोर्स, यहाँ पर आते आते इनकी संख्या क्या है, कम होती चली जाती है। तो जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में आप कीड़े देखें, कीड़े क्या है, थोड़ा सा ही मीट खाते हैं। देन इसके बाद फिर कीड़ों को कौन खाता है, सेकेंडरी में मेंढक वगैरह आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, बाज वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ से संख्या कितनी कम होती चली जा रही है। तो बस पिरामिड में यही दिखाया गया है। ये तो अपराइट था, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, और इसी का पार्ट है नंबर्स वाले का जो श्रृंखला है, इसी का पार्ट है। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ पिरामिड को सिर्फ क्या किया है, उल्टा कर दिया है। यहाँ पर एक पेड़ है, वो पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाएं रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर संख्या क्या बढ़ेगी, वहां पर क्या है, देखिए यहाँ पर संख्या क्या घट रही थी, यहाँ पर संख्या क्या घट रही है। इसको बोला जाता है अपराइट। और यहाँ पर संख्या क्या, अब ये उल्टा कर दिया तो यहाँ संख्या कम से बढ़ती चली जाएगी। एक पेड़ है, इसको प्रोड्यूसर बोला गया। हर्बीवोरस शाकाहारी, ये इंग्लिश को हिंदी में भी अब लिख लेना। देन बर्ड्स पर कौन है, पैरासाइट, इनको बोलते हैं परजीवी, जो अपना खाना दूसरों से बनाते हैं। और हाइपर पैरासाइट, ये क्या है, परजीवियों के अंदर ही होते हैं, जो परजीवी पर डिपेंड रहते हैं खाना बनाने के लिए। तो संख्या इनकी बढ़ती जा रही है, बस आप ये ध्यान रखना है। तो ये था संख्या के बेस पर। अब देख लेते हैं बायोमास के बेस पर, मतलब भार के बेस पर। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पिरामिड सीधा बना, अपराइट बना। देखिए अगर यहाँ पर 1000 किलो घास है तो रैबिट और डियर क्या है, खा के इनमें वजन बढ़ेगा कितना, 100 किलो, ठीक है। प्रोड्यूसर नीचे होते हैं, फिर शाकाहारी, फिर प्राइमरी कार्निवोरस, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस। ये असली क्रम होता है, ये आपसे पूछ लिया भी जाता है। प्रोड्यूसर को क्या बोलेंगे, उत्पादक। हर्बीवोरस को शाकाहारी। ये क्रम भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो इसलिए इसको भी लिख लेना। मांसाहारी, और मांसाहारी भी कैसे, प्राइमरी लेवल के।
आप इनको प्रथम मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी ऐसे भी लिख सकते हो, द्वितीय मांसाहारी। और यहाँ पर टॉप कार्निवोर्स मतलब जो अपर लेवल के होते हैं, हाई दर्जे के, तो इनको क्या है आप तृतीय मतलब ऊपर लेवल के भी मांसाहारी बोल सकते हो। तो घास अगर 1000 किलो थी और तो 100 किलो मतलब वजन बढ़ा रैबिट या हिरन का 100 किलो, फिर इनको खाया किसने, भेड़िया ने, भेड़िया का बढ़ा 10 किलो और भेड़िया को खा के शेर का बढ़ा 1 किलो, तो वजन क्या कम होता चला जा रहा है। क्लियर? तो यही पिरामिड है, उधर संख्या कम होती जा रही थी, यहाँ क्या है भार कम होता जा रहा है। और ऐसे ही अगर उल्टा किया जाए तो यहाँ पर प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। अब इनको देखिए छोटे छोटे कीड़े हैं, ये कीड़ों को कौन खाएगा, छोटी मछली खाएंगे, कीड़े बहुत सारे हैं, अब फिर छोटी छोटी मछली खाएंगे, ये कीड़ों के मुकाबले और कम होती जा रही है, छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएंगी। ठीक है, ये क्रम क्या है, ये पिरामिड उल्टा कर दिया बस। और यहाँ पर अगर इनका 50 ग्राम मांस था तो इनको क्या है 8 ग्राम मिलेगा, इनको 12 ग्राम मिलेगा। बस इस तरह से आप याद रखना। जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से पूछा गया था, जो 10% रूल इस तरह से पूछा गया था, 10% रूल किससे संबंधित है। ये इतना सब हम आपको बता रहे थे, एक तरह से बैकग्राउंड है, उस वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बार बार एनर्जी से ही पूछे, किसी बार बायोमास से भी पूछ लिया जाएगा और किसी बार क्या है नंबर से भी पूछ लिया जाएगा। तो जो लास्ट टाइम पूछा गया था वो पूछा गया था 10% रूल किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, वो ऊर्जा के पिरामिड से संबंधित है। ऊर्जा, इसमें सिर्फ एक ही पिरामिड बनता है, इसमें उल्टा नहीं बनता, इसमें सिर्फ सीधा ही बनता है। बाकी दोनों में उल्टे बन रहे थे, इसमें नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। बायोमास और नंबर में उल्टे सीधे दोनों पिरामिड बन रहे थे, लेकिन एनर्जी में क्या है सिर्फ सीधा ही पिरामिड बनेगा। अब एनर्जी में कैसे होता है, इसको 10% रूल क्यों बोलते हैं, देखो समझाते हैं। नीचे घास है, उत्पादक हो गई घास, अगर 1000 कैलोरी मिल रही है घास से, तो फिर क्या है, ये क्या है 100 कैलोरी हो गई जो कीड़े मकोड़े हैं उनको। फिर इनको खा के जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनको 10 कैलोरी मिली, और जो टर्शियरी कंज्यूमर है शेर वगैरह उनको 1 कैलोरी मिली। तो ये क्या है कम होता जा रहा है। 1000 का 10% कितना होता है 100, और 100 का 10% कितना, 100 का 10 देखा जाए तो 10% होता है, और 10 का 1 कितना होता है, ये भी 10% होता है, इसलिए इसको 10% रूल बोला जाता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 10% रूल किससे संबंधित है, पिरामिड ऑफ एनर्जी से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर से पूछा गया था, वायुमंडल की परत से पूछा गया था, वायुमंडल की परतों से। तो इसकी परत एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5 परत होती है, वैसे तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है जो थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से लेकर 10 तक, 10 का मतलब है एवरेज है, ठीक है, 0 से 10 तक इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। देन इसके बाद क्या है आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये 50 तक आती है, इसको बोलते हैं हम समताप मंडल। समताप मंडल। देन इसके बाद आती है हमारी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को बोला जाता है मध्य मंडल। उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर, इसको बोला जाता है ताप मंडल। ताप मंडल। और लास्ट होती है हमारी एक्सोस्फेयर, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। तो ये 5 लेयर हैं। अब यहाँ पर आपको इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, और यही पूछा था लास्ट टाइम
कि इनको सही क्रम में लगाइए। तो आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में याद रखना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। इंग्लिश मीडियम वाले और ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इनकी एक बार क्वालिटीज भी देख लेते हैं। देखिए हाइट ये 10 तक होती है, एवरेज बताया गया है, क्योंकि पोल पर कम होती है और इक्वेटर पर ज्यादा होती है, वहां सब मत जाइए, एवरेज ध्यान रखना। 10 इसकी एवरेज होती है और ये जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर की हाइट तक होती है। देन मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर की हाइट तक, थर्मोस्फेयर ये 120 से 150 के आसपास होती है और एक्सोस्फेयर बाकी ऊपर तक फिर एक्सोस्फेयर ही चलता है। ये जो माउंट एवरेस्ट है, बादल बनना, बारिश होना, ये सब कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन लेयर का पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी परत में होती है, तो ध्यान रखना समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। मेसोस्फेयर में सैटेलाइट वगैरह यहाँ पर होती है मेसोस्फेयर में, और फिर थर्मोस्फेयर होता है, यहाँ पर क्या है आयंस वगैरह होते हैं, और फिर एक्सोस्फेयर होता है। एक और चीज याद रखना बस, इसके अलावा आप और ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस परत में टेम्परेचर घटता है और किस में बढ़ता है। जैसे हाइट, नीचे से ऊपर जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे, आपको सर्दी महसूस होगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी क्षोभ मंडल में, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। और अगर समताप मंडल में जाओगे, जैसे आपने पार कर दी ये और ऊपर गए, तो यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी समताप मंडल में, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं मेसोस्फेयर की। यहाँ पर फिर उल्टा हो जाएगा, हाइट बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर घट जाएगा। और थर्मोस्फेयर में क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि आयंस होते हैं इसमें। तो सिंपल याद रखना है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। आप जैसे लेयर याद है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को तो छोड़ दो, ये तो बाहर होती है बिल्कुल। तो ये 4 याद रखना, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, ताप मंडल। पहली में क्या है, घटता है टेम्परेचर, दूसरी में बढ़ता है, तीसरी में फिर घटता है, चौथी में फिर बढ़ता है। तो इस तरह से ही आप याद रख लेना। और अगर ना भी आता हो किसी को, तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे पहाड़ों पे जाओगे, पहाड़ों पे ऊपर जाओगे, तो आपको क्या है, सर्दी महसूस होगी। तो इससे ही लॉजिक लगा सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, अपना दिमाग लगाइए एग्जाम में, आईक्यू लेवल अगर आपका अच्छा है तो आप क्वेश्चन को यूं ही कर जाओगे। क्लियर? तो ये टेम्परेचर भी याद रखना और ये लेयर्स याद रखना है। क्लियर? चलते हैं आगे। अब बात आती है यहाँ पर MDG और SDG की, कि ये MDG क्या होता है, मिलेनियम सस्टेनेबल गोल, और SDG क्या होता है। तो 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। पहले MDG की फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखिए ये लिखी हुई MDG, हिंदी वालों के लिए बता दें तो ये क्या होती है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य होता है। और जो SDG होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसको सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो इसका डिफरेंस है, बहुत लोग क्या है गलत भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने इनको पैरेलली ही डिस्कस करेंगे। और जो ये डेटा है, ये एक फिलीपींस की कोई वो है वेबसाइट है, वहां से लिया गया है। तो ये क्या है, ऑफिशियल, मतलब एक तरह से ये ऑफिशियल डेटा है। तो MDG की बात की जाए, इसमें टोटल गोल कितने होते हैं, टोटल लक्ष्य 8 होते थे। और SDG में टोटल लक्ष्य कितने, 17 हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। MDG जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है, इसमें कितने लक्ष्य हैं, 8, और SDG में कितने हैं, 17 हैं। बस ये याद रखना, बाकी सब याद नहीं रखना।
और अगर थोड़ा याद रखना है तो इसमें बस ये याद रखना है, एमडीजी में क्या है, विकासशील देश होते थे, विकासशील देश, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सतत विकास एसडीजी, इसमें दुनिया के सभी देश हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, 193 देश इसमें शामिल हैं, गरीब अमीर सारे देश इसमें शामिल है। बस ये डिफरेंस याद रखना, बाकी ये टारगेट इंडिकेटर ये इतना जरूरी नहीं है। तो ये क्लियर हुआ, बस ये याद रखना है आपको। और आगे देख लेते हैं एमडीजी में कितने गोल बताए हैं, 8 गोल बताए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कौन कौन से, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब जो भूखमरी है उसको कम करना, उसको खत्म करना। सेकंड, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पर शिक्षा को प्राप्ति के लिए। थर्ड में प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, मतलब महिलाओं को एम्पावर करना और जो जेंडर इक्वलिटी है उसको प्रमोट करना। यहाँ पर रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चों का मृत्यु हो जाती है जन्म के समय, उसको कम करना, ये 4th नंबर पे। 5th, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो माता गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। और 6th, कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, जो बीमारियां होती हैं उनको कम करना। 7वां, एंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित करना। और 8वां, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड लेवल पर एक दूसरे का साथ देना विकास के लिए। ये क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था। और ये कब अपनाया गया था, 2000 में अपनाया गया था, सन 2000 में। और टारगेट कब तक था इसका, 2015 तक। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। एसडीजी की बात की जाए तो ये अपनाया कब गया, 2015 में, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। और कब तक है ये, कब इसका लक्ष्य कब तक है, 2030 तक। ये ध्यान रखना है, अपनाया 2015 और लक्ष्य कब तक का है, 2030। वो कब तक था, अपनाया 2000 में एमडीजी, और खत्म कब हो गया, इसका लक्ष्य था 2015 तक। तो इसलिए एमडीजी इतने जरूरी नहीं है, एसडीजी ज्यादा जरूरी है। एसडीजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। टोटल गोल कितने हैं, 17 गोल है, ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो एक नजर यहाँ भी दौड़ा सकते हो। पहला गोल, क्योंकि यूपीपीसीएस में सीधा क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से ही कि कौन सा गोल किस में है। तो पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, मतलब यहाँ पर गरीबी ना हो, भुखमरी कम करना, जीरो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा पर जोर दिया गया। 5वें में जेंडर इक्वलिटी की बात। 6ठे में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पर पहले गरीबी खत्म करना है, फिर भुखमरी, फिर अच्छी हेल्थ हो आपकी, फिर अच्छी शिक्षा हो, फिर जेंडर इक्वलिटी, फिर साफ पानी पीना और साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वलिटी को कम करना 10 पर। 11 पर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और 12वें पर रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ये इंपोर्टेंट है। 13वां जरूर याद रखना, बाकी भूल भी जाओ कोई नहीं, 13वां जरूर याद रखना। क्लाइमेट एक्शन 13 में आता है। और 14th में लाइफ बिलो वाटर, और 15 लाइफ ऑन लैंड, एंड 16th पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर द गोल 17। तो ये नीचे के 5 जरूर याद रख लेना, बाकी हो याद तो कोई बात नहीं। यहाँ ये जरूर पूछा जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17। क्लियर, ये था एसडीजी। अब चलते हैं आगे कोप की तरफ। कोप होता क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप की बात करें तो हिंदी में भी इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही लिखाता है, कोप, या फिर यहाँ पर पार्टीज की मीटिंग इस तरह से करके ही आता है, कोप ही लिखा हुआ आता है यहाँ पर। तो इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं एक बार कि नाम कोप कैसे पड़ा, कोप होता क्या है। बात है कब की, 3 जून से लेकर 14 जून 1992 की बात है। यहाँ पर क्या है, ब्राजील का एक शहर था क्या, है अभी भी। ब्राजील का शहर है कौन सा, रियो डी जेनेरियो।
रियो डी जेनेरियो। वहां पर क्या है, एक मीटिंग हुई। मीटिंग किस चीज को लेकर हुई? पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन हुआ। पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण और उसका विकास को लेकर सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन को क्या बोला गया? UNCED बोला गया। UNCED बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसे अर्थ समिट भी बोल दिया जाता है, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। या प्रथम शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है, या अर्थ समिट भी बोला जाता है, अलग अलग नाम इसके दे दिए जाते हैं। तो इसमें टोटल कितने 179 देशों ने भाग लिया था। और इसमें क्या है, संधि हुई थी इन देशों के बीच में। संधि किस चीज को लेकर हुई थी? पर्यावरण को लेकर। और क्या संधि हुई थी? कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और इस संधि को नाम दिया गया था UNFCCC। अब इस जो संधि थी UNFCCC, इसका गठन किस लिए किया गया? जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए, मतलब उनको स्थिर करने के लिए। और इसी को लेकर फिर एक बात हुई कि हम हर साल क्या है, सम्मेलन करेंगे। और हर साल सम्मेलन करेंगे किससे रिलेटेड? पर्यावरण से संबंधित, कि पर्यावरण का ध्यान कैसे रखा जाए। और ये हर साल जो मीटिंग होती है, इसी को नाम दिया गया कोप का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लियर हुआ होगा कि कोप होता क्या है? ये कंफ्यूज कर देता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत कम लोगों को पता होता है। एक बार और बता देते हैं बात। 3 जून से लेकर 14 जून 1992 की। ये ब्राजील का शहर था रियो डी जेनेरियो। वहां पर क्या है, पर्यावरण को लेकर एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन का नाम दिया गया UNCED। UNCED की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आप लिख भी सकते हो, रिपीट करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसे क्या है, प्रथम शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है, फर्स्ट अर्थ समिट भी बोला जाता है इसे। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 179। और इस संधि को क्या है, ये संधि जो हुई थी पर्यावरण की रक्षा को लेकर हुई थी। और इस संधि को नाम दिया गया UNFCCC। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आप फुल फॉर्म लिख सकते हो, रिपीट करते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस को स्थगित करने के लिए था। हर साल मीटिंग होती है और पर्यावरण की रक्षा को लेकर, और इसी को क्या है, कोप बोला जाता है। आई होप क्लियर था। कोप की बात की जाए तो पहली कोप कहाँ हुई? ये बर्लिन में हुई, जो कि जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। पहला पूछ लिया जाता है फर्स्ट कोप कब हुआ? 1995 में। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में। और जो प्रेजेंट में हुई है 4, ये देख लेते हैं। कोप 25 स्पेन में हुई, स्पेन के मैड्रिड शहर में, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। कोप 26 स्कॉटलैंड, इसका एक शहर है ग्लासगो, ये यहाँ पर हुई थी। और कोप 27 मिस्र में हुई है, ये मिस्र। और ये जो 28 की है, ये UAE में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? सुल्तान जबर ने। तो ये आप याद रखना, 2020 की जो थी कोविड की वजह से क्या है, स्थगित करनी पड़ी थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये था कोप के बारे में, तो इतना ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। पहला कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? 1973 में, 1973 में।
और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही क्या है, जो टाइगर रिजर्व है वो बनाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व, टाइगर यहीं पर संरक्षित किए जाते हैं। और इसको कौन बनाता है, किसकी रिकमेंडेशन पर? देखिए एनटीसीए एक बॉडी होती है, एनटीसीए, ये क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये क्या है, टाइगर को कंजर्व करती है, एनटीसीए। और इसकी रिकमेंडेशन पर ये जो राज्य सरकार है वो टाइगर रिजर्व बनाती हैं, राज्य सरकार के हाथ में पावर होती है, ठीक है। और टाइगर सेंसस, जो टाइगर बाघ की जनगणना है, बाघ जनगणना पहली बार कब हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाघ जनगणना पहली बार हुई थी 2006 में, और उसके बाद हर 4 साल बाद ये गणना हो रही है। तो ये था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। देन देख लेते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ये क्या है, जो हाथी हैं उनके संरक्षण को लेकर ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट चलाए गए थे वल्चर्स के संरक्षण के लिए, मतलब जो गिद्ध है हमारे, उनके संरक्षण को लेकर भी प्रोजेक्ट चलाया गया। वल्चर्स जो गिद्ध है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत कम इनकी संख्या हो गई है। किसके कारण? डाइक्लोफिनेक के कारण। डाइक्लोफिनेक ये क्या है, पशुओं को दी जाती है, दर्द की दवा है, और जब पशु मर जाते हैं तो उसके बाद इनको गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध की गर्दन क्या है, टूट जाती है इस डाइक्लोफिनेक के कारण। तो इनके बचाव को लेकर भी प्रोजेक्ट चलाए गए। और एक सींग के गैंडा जो वन हॉर्न राइनो है, इनके संरक्षण को लेकर भी चलाया गया है प्रोजेक्ट। और स्नो लेपर्ड को लेकर भी, जो स्नो लेपर्ड है जो बर्फ में, हिम तेंदुआ बोलते हैं इसको, हिम तेंदुआ के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया 2009 में। तो इनको बचाने के लिए काफी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट है। चलते हैं आगे। यहाँ हम बात करेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की। तो पहला है हमारे पास IUCN कब फॉर्म्ड हुआ था? इसका पहले नाम था IUPN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, लेकिन इसका नाम फिर क्या पड़ गया, IUCN। कब? 1956 में। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना है। और कब बना ये भी ध्यान रखना है। 1948 में इसका पुराना नाम IUPN था, 1956 में इसका नया नाम क्या है, IUCN हो गया है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन हुआ था। तो कहां पर हुआ? ईरान के शहर रामसर में। कब? 1971 में। और फोर्स में कब आया, मतलब 1975 से लागू हो गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और इंडिया ने मतलब इसको कब ज्वाइन किया था? 1981 में, 1981 में। तो ये भी ध्यान रखना। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब को। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, 1972 में हुई। देखिए हमने जो रियो डी जेनेरियो कराया था 1992 वाला, फर्स्ट अर्थ समिट भी बोला गया। तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद हुआ। तो इसको क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। और ये वर्ल्ड लेवल पर पहला डिक्लेरेशन था जो पर्यावरण को के संरक्षण को लेकर कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो यूनेप जो बना था वो इसी की देन है। और UNEP कब सेटअप हुआ? 1972 में। अब UNEP क्या है वो भी देख लेते हैं। UNEP कब बना? 1972 में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये पर्यावरण को लेकर बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोग्राम। 1972। हेडक्वार्टर का है नैरोबी, जो कि केनिया की राजधानी है, वहां पर है। तो UNEP द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए, अर्तार, क्लीन अप वर्ल्ड, बिलियन ट्री कैंपेन, टुंजा, सील्डा, ये याद रखने की इतना जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट साइट्स है, ये एंडेंजर्ड जो विलुप्त प्राय जानवर हैं उनकी देखभाल के लिए कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए ये क्या है, कन्वेंशन किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एग्रीमेंट है और कब चर्चा में आया, ये कब लाइट में आया, 1975 में। ये लीगली बाइंड है, मतलब जो देश इसमें शामिल होगा उसको ये सब क्या है, मान्य है, बाध्य रहेगा वो देश मानने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ट्रैफिक। ये क्या है, जॉइंट कंजर्वेशन, दो बॉडी है, वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN। IUCN हमने अभी बताया था, और वर्ल्ड वाइड फंड ये क्या फंड देने का काम करता है जो बॉडीज है उनको। और कब बना ट्रैफिक, 1976 में। ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैम्ब्रिज, ब्रिटेन में। नेक्स्ट वियना कन्वेंशन। ये वियना कन्वेंशन कब चर्चा में आया, 1985 में, और अडॉप्ट किया गया 1985 और चर्चा में आया 1988 में। ये वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बस ये याद रखना, वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी ओजोन लेयर से संबंधित है। वियना कब था, 1985। ये है मॉन्ट्रियल 1987, और फोर्स में कब आया, 1989 में। तो ये 85 में एडॉप्ट हुआ, 88 में चर्चा में आया, देन इसके बाद ये 87 में साइन हुआ और 89 में चर्चा में आया। देन इसके बाद है किगाली एग्रीमेंट। ये भी ओजोन लेयर से रिलेटेड है। इस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 वाला, उसमें क्या है, संशोधन किया गया है बस। और ये किगाली एग्रीमेंट 2016 का है। और ये आप VMK से याद रख लेना, पहले वियना, फिर मॉन्ट्रियल, फिर किगाली। और ट्रिक बताएं तो विराट कोहली की जो बेटी है उसका नाम शायद वमिका है, उसके नाम से याद रख लेना, VMK, वमिका। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अर्थ समिट। ये पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, पहला पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट बोलते हैं, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है, यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो। ये इसका बैकग्राउंड हमने बता दिया था, 1992 ब्राजील का शहर में। जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है वो 72 में हुई, नैरोबी डिक्लेरेशन 82 में, और अर्थ समिट 92 में। हर 10 साल बाद ये चलते रहे। इसके अंदर यूएनसीडी के अंदर क्या आता है, UNFCC, ये 3 C हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। CBD ये बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उससे रिलेटेड है CBD। एजेंडा 21 पूछा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है, सतत विकास से रिलेटेड है, सतत विकास। और रियो डिक्लेरेशन इसी में हुआ, और लीगली नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल और फॉरेस्ट्री पर ये 5 डॉक्यूमेंट साइन हुए थे। इनमें इंपॉर्टेंट UNFCC है, CBD और एजेंडा 21 है। सॉरी, एजेंडा 21 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन UNFCC, ये 3 C है यहाँ पर। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कब हुआ था, COP3 की मीटिंग हुई थी। पहली COP कब हुई, 1995 में। कहाँ, बर्लिन, जर्मनी में। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये COP की 3री मीटिंग थी, तब साइन किया गया था प्रोटोकॉल। और ये डेवलप्ड जो विकसित देश है उन पर ये बाइंड है, और अडॉप्ट किया गया 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, और फोर्स में आया 2005 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना, 1997 में क्या है, अडॉप्ट किया गया, और फोर्स में आया कब, 2005 में। किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से, हरित गैस जो है उनसे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट है पेरिस क्लाइमेट चेंज। ये COP21 की मीटिंग हुई थी 2015 में। कहाँ, पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, वहां पर हुई थी।
जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका पहला फेज चला 2005 से 12 तक और दूसरा फेज क्योटो प्रोटोकॉल का 12 से 20 चला। अब इसके बाद क्या होगा, 20 खत्म हो गया, अब आगे क्या? तो उससे पहले ही 2015 में जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या है, डिक्लेरेशन हुआ था कि 2020 के बाद क्या होगा, सभी देश यूएनएफसीसी के जो सिग्नेटरी देश हैं 196 देश, ईयू और पैलेस्टाइन, इन्होंने साइन कर रखा है। वो क्या है, टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर कोशिश तो करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस कम से कम रखा जाए। तो ये क्या है, जो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, और भारत ने यहाँ पर टारगेट भी रखा है अपना 100 गीगावाट सोलर एनर्जी और 60 गीगावाट विंड एनर्जी का टारगेट रखा है। तो ध्यान रखना टेम्परेचर से रिलेटेड था, पेरिस क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पर जो जितने भी देश थे उन्होंने साइन किए टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे और कम से कम 1-1.5 डिग्री के आसपास। नेक्स्ट सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो विविधता है, जैव विविधता, उससे रिलेटेड है, लीगली बाइंडिंग है, मतलब जो देश इसे साइन कर रहा है उन पर बाध्य रहेगा। ये कब चर्चा में आया, मतलब फोर्स में कब आया, 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, सीबीडी का। बस ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये बायोसेफ्टी को लेकर है, ये 10 जनवरी 2010 को क्या है, ये साइन हुआ। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट नगोया प्रोटोकॉल, ये भी बायोडाइवर्सिटी को लेकर है और ये भी 2010 में क्या है, एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जितने भी थे हमने देख लिए हैं, चाहे वो अर्थ समिट हो, IUCN हो, ट्रैफिक हो, CBD हो, जितने भी ये हैं ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। पढ़ाने को और भी पढ़ा सकते थे लेकिन वो इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है 70-80%, वो हमने यहाँ पर छांट के रखे हैं। और करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड जो कॉप की मीटिंग है वो सब यहाँ पर रखी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए और ये एनवायरनमेंट का वीडियो देखना ना भूलें। इसके लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, अगेन ऑल द बेस्ट।